नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये एग्जाम बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो इसके जब चलते हैं, देखिए सबसे पहले कार्य क्या होता है उसकी तरफ पढ़ते हैं कि कार्य क्या है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्य क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित। देखिए सबसे पहला है कि कार्य क्या होता है, यानी वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क के बारे में पढ़ते हैं पहले। वर्ग क्या है, ठीक है, देखिए वर्ग क्या होता है, कार्य। ठीक है, इंग्लिश इसको हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम कार्य कहते हैं। ठीक है, तो वर्क के बारे में पढ़ते हैं कि वर्क क्या है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो वह वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय करती है। अब हमने बल लगाया इधर की साइड, और वस्तु बल की दिशा में इधर क्या कर रही है, कुछ दूरी तय करती है। ठीक है, तो अतः वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, जो बल लगाया जाता है और बल की दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है, बल की दिशा में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कार्य कहते हैं। कार्य क्या होता है, यानी जब बल तथा बल की दिशा में तय की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। देखिए कार्य क्या है, यहाँ पर देखते हैं, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में तय की गई दूरी। मैं आपको बता दूं कि कार्य जो हम W, इसको W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, F यानी F, ठीक है, बल को हम F से व्यक्त करते हैं, और हम S यानी बल की दिशा में तय की गई दूरी, और बल की दिशा में तय की गई दूरी को हम S द्वारा व्यक्त करते हैं। ये विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये विस्थापन कहलाता है। ठीक है, विस्थापन कहते हैं इसे हम, विस्थापन। समझा है आपके। तो ये बल की दिशा में तय की दूरी है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो बल गुणा विस्थापन, यानी बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है, यानी बल गुणा विस्थापन कार्य कहलाता है। ठीक है, कार्य क्या कहलाता है, बल गुणा विस्थापन कहलाता है। तो देखिए इसके हम चित्र से समझते हैं। चित्र में क्या दिया हुआ है कि ये वस्तु है। ठीक है, अब इस वस्तु पर हम एक बल लगाते हैं, और बल के कारण ये वस्तु बल की दिशा में क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो बल की दिशा में तय की दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई, इसे हम एस कहेंगे। ठीक है, अब यानी वस्तु बल लगाया एफ और उसने दूरी तय की एस। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्य। कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन तथा कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में तय की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, तो ये कार्य होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कार्य होता है, जब हम कार्य को पढ़ते हैं तो देखिए कार्य क्या होता है। कार्य में अगर हम देखिए कोई वस्तु है, अब उसमें अगर विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि W बराबर हम जानते हैं F इंटू एस होता है, F इंटू एस होता है। ठीक है, अब देखें अगर यहाँ से विस्थापन शून्य हो जाए, देख रहे हैं निश्चित है कि अगर विस्थापन को हम जीरो कर दें तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। अगर किसी वस्तु में विस्थापन शून्य होता है तो वहाँ पर कार्य नहीं किया जाएगा, कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे हम किसी दीवार में धक्का लगाते हैं, किसी दीवार में अगर हम धक्का लगाएं और धक्का, अब बल तो लगा रहे हैं लेकिन बल की दिशा में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यानी अगर बल विस्थापन नहीं होता है किसी वस्तु में तो वहाँ पर कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखिए W बराबर क्या है, W क्या है, कार्य है, वो किलोग्राम मीटर में होता है कार्य यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो F को F इंटू एस। ठीक है, अब F को यानी जो हम फोर्स को किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं। ठीक है, और दूरी किस में ले रहे हैं, मीटर में, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो किलोग्राम मीटर में हो जाएगा। ये किलोग्राम जो मात्रक मीटर होता है वो आयामिक पद्धति में होता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण देखते हैं, यदि वस्तु का विस्थापन 36 से कितने डिग्री पर हो रहा है, अगर वस्तु का विस्थापन हो रहा है कितने का, 36 से कितना हो रहा है, थीटा कोण पर बनाते हुए बल की दिशा में होता है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कैसे करेंगे। यानी क्या हो रहा है, कहने का मतलब क्या है, यानी जब वस्तु का जो विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन कैसे हो रहा है, देखते हैं वस्तु का विस्थापन, जब वस्तु का विस्थापन थीटा कोण पर हो रहा है। ठीक है, जब वस्तु कैसे विस्थापित हो रही है, अगर ऐसे 36 में विस्थापित हो रही है तो बल गुणा विस्थापन होगा। ठीक है, अगर 36 से ऐसे इस प्रकार जैसे मान लें कि ये है और वस्तु का विस्थापन इस कोण पर हो रहा है, थीटा कोण पर, कैसे हो रहा है, ऐसे, तो ऐसे यानी ये विस्थापन हो रहा है। अब ये विस्थापन होगा। ठीक है, हम जानते हैं जो हम अपने जो बलों का वियोजन के नियम के अनुसार ये दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, एस कॉस थीटा आपका बदल जाता है क्षैतिज में, और एस साइन थीटा बदल जाता है आपका किस में, एस साइन थीटा बदल जाता है आपका ये ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, जो क्षैतिज वाला जो इसका जो बल होगा वो एस कॉस थीटा होगा, और ऊर्ध्वाधर में एस साइन थीटा होगा। तो क्या होगा, ठीक है, जब बल गुणा विस्थापन हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो कार्य बल हो गया, विस्थापन कितना होगा, एस कॉस थीटा होगा। कितना होगा, एस कॉस थीटा होगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में निकालना है, तो एस कॉस थीटा, क्योंकि इसका जब वियोजन करते हैं तो दो तरीके से बढ़ता है कि अगर जिसके साथ थीटा कोण लगा हो तो उसके साथ कॉस लगाते हैं, जिसके
साथ थीटा कोण नहीं लगाया, उसके हम साथ साइन लगाते हैं, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यानी एफ कॉस थीटा के अनुसार हम क्या करते हैं, उस कार्य की गणना करते हैं, ठीक है। यानी थीटा क्या है, वो झुका हुआ कोण होता है, कितने डिग्री पर हम उसको क्या बना रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, कितने डिग्री पर विस्थापित कर रहे हैं, वो थीटा होगा, ठीक है। आया समझ में आपके। तो अगर हम थीटा कोण पर निकाल रहे हैं तो वो एफ एस कॉस थीटा होता है, अगर थीटा कोण पर नहीं निकाल रहे हैं तो वो एफ एस होता है, यानी बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि कार्य के मात्रक महत्वपूर्ण है, का यूनिट ऑफ वर्क्स, ठीक है। कार्य के मात्रक क्या होते हैं, ठीक, कार्य के मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कार्य का मात्रक, ठीक है, कार्य का मात्रक बल गुणा तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी की मात्रा का करता है। कि कार्य क्या होता है, हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर, यानी कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। तो कार्य का जो मात्रक है वो किन पर निर्भर करेगा, बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी, उन पर निर्भर करेगा, यानी बल पर निर्भर करेगा और किस पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा कार्य के मात्रक, ठीक है। इसी के अनुसार मात्रक निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हम मात्रक पहले की तरफ। पहला है, क्योंकि अगर हम देखिए डब्ल्यू बराबर, हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस, क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, ठीक है। अगर हम बल को डाइन में नाप रहे हैं, ठीक है, बल को डाइन नाप रहे हैं और हम दूरी को, विस्थापन को सेंटीमीटर नाप रहे हैं, तो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, और डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ग। ये जो मात्रक होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है, किसमें होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। दूसरा होता है आपका न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन यानी बल को माप रहे हैं, बल को जो हम नाप रहे हैं वो किसमें, न्यूटन में, और विस्थापन को नाप रहे हैं हम किसमें, मीटर में। तो न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर क्या कहलाता है, न्यूटन मीटर क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। ये ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, इसका कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है। और उसके बाद अगर हम इसको नाप रहे हैं, देखिए दूरी को, विस्थापन को नाप रहे हैं फुट में, और पाउंडल में नाप रहे हैं किसको, बल को, ठीक है। तो ये हो जाएगा फुट पाउंडल, ये एफपीएस पद्धति में होता है, किसमें होता है, एफपीएस पद्धति में होता है। उसके बाद देखते हैं किलोग्राम, यानी बल को नाप रहे हैं किलोग्राम में और दूरी को नाप रहे हैं किसमें, मीटर में। तो किलोग्राम मीटर हो जाएगा, और किलोग्राम मीटर में, क्योंकि हम 1 किलोग्राम में 9.8 जूल होते हैं, कितने होते हैं, 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होते हैं। 1 किलोग्राम कितने होते हैं, 9.8 न्यूटन। तो किलोग्राम को 9.8 न्यूटन बदल दिया, तो 9.8 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जूल। ये जो मात्रक होता है वो आपका एम के एस में होता है, ठीक है। क्या होता है, एक महत्वपूर्ण और ये देख लें कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, ठीक है। तो 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, ठीक है। ये हमने इसके कार्य के मात्रक पढ़ चुके। कार्य के मात्रक के बाद देखिए अब उनको हम थोड़ा डिस्कशन पढ़ लेते हैं कि अर्ग क्या होता है, जूल क्या होता है, मीटर किलोग्राम क्या होता है, ठीक है। देखिए जब एक डायन का बल किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर विस्थापित कर दे, जब एक डायन का बल किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर विस्थापित करता है तो 1 अर्ग कार्य होता है। कितना कार्य होता है, 1 अर्ग, ठीक है। डायन सेंटीमीटर क्या कहते हैं, हम अर्ग कहते हैं, ठीक है। ये अर्ग होता है। उसके बाद जूल, जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे। और जब 1 न्यूटन का बल, कितना, 1 न्यूटन का बल होता है और वो वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर रहा है तो उसे हम 1 जूल कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, 1 जूल, क्योंकि न्यूटन मीटर क्या कहलाता है, जूल कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार जब 1 किलोग्राम का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे, 1 किलोग्राम का बल और 1 मीटर विस्थापित कर रहा है तो उसे हम कहते हैं 1 न्यूटन, यानी किलोग्राम मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर कार्य होता है, ठीक है, किलोग्राम मीटर कार्य होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति। कार्य के बाद क्या पढ़ते हैं हम, शक्ति बारे में पढ़ते हैं कि शक्ति क्या होती है, कार्य, ठीक है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो कार्य के बाद क्या आता है, शक्ति आती है। शक्ति बारे में पढ़ते हैं। देखिए शक्ति क्या है, यानी पावर क्या होती है, ठीक है। शक्ति को हम इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर क्या होता है, किसी मशीन के कार्य करने की दर को, यानी इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, समय किसमें दिया हुआ है, सेकंड में, ठीक है। तो कार्य शक्ति क्या होती है, कार्य बटे समय को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य का मात्रा हम जानते हैं जूल होता है, जूल प्रति सेकंड होगा, ठीक है। देखिए अर्थात यदि किसी मशीन को W कार्य करने में T समय लगता है, अगर कोई मशीन है कार्य कितना करना है उसको W और कितना समय लग रहा है T, तो जो पावर होगी वो क्या होगी, देखिए पावर क्या होगी, ठीक है। जो पावर क्या होगी, देखिए पावर क्या होती है इसमें, इस प्रकार होगी, देखिए ये पावर है, ठीक है। ये पावर देखिए हम बताते हैं अभी। तो देखिए यानी P पावर को, पावर का क्या है, चिन्ह होता है, संकेत होता है, ठीक है। और W कितना लग रहा है, ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होगा, तो यानी W बटे समय, ठीक है। W किसका, कार्य का मात्रक, कार्य का चिन्ह होता है ये, ठीक है। और T समय का होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो कार्य होता है वो बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन बटे समय हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो जो शक्ति होती है वो बल इंटू वेग भी क्या होता है, शक्ति कहलाती है। बल इंटू वेग भी शक्ति कहलाता है, ठीक है। बल इंटू विस्थापन बटे समय भी शक्ति कहलाता है, और कार्य बटे समय भी क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ये शक्ति के
रूप हैं, ठीक है। शक्ति यानी किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, यानी इसके जो फॉर्मूला है कौन कौन से होते हैं, 3 तरीके से इसके फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला ये है, कार्य बटे समय भी शक्ति कहलाता है, और बल इंटू विस्थापन बटे समय भी शक्ति कहलाता है, और बल इंटू वेग भी क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब शक्ति की इकाइयाँ पढ़ते हैं, ठीक है। शक्ति की इकाइयाँ क्या होती हैं, शक्ति की इकाइयों की तरफ चलते हैं। देखिए शक्ति की इकाइयाँ, तो देखिए शक्ति की यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। एम के एस प्रणाली में शक्ति की इकाई किसमें, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एम के एस में, ठीक है। इस पद्धति में शक्ति की इकाई वाट होती है। एम के एस प्रणाली में जो शक्ति इकाई होती है वो क्या होती है, वाट होती है, क्योंकि हम जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने में उत्पन्न शक्ति 1 वाट कहलाती है। यानी 1 सेकंड में हम कितना कार्य करें, 1 जूल। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, यानी 1 वाट शक्ति कहलाएगी। 1 वाट शक्ति बराबर क्या होगा, जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहते हैं, ठीक है। 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सीजीएस पद्धति में। कौन सी में, सीजीएस में। सीजीएस प्रणाली में शक्ति इकाई क्या होती है, इस पद्धति में शक्ति की इकाई अर्घ प्रति सेकंड होती है, ठीक है। जो कार्य होगा वो किस में होगा, अर्घ में होगा, और समय किस में होगा, सेकंड। तो अर्घ प्रति सेकंड किस में होगा, सीजीएस पद्धति में होगा। 1 सेकंड में अगर कार्य करने की उत्पन्न शक्ति क्या कहलाती है, 1 अर्घ प्रति सेकंड कहलाती है, ठीक है। एफपीएस प्रणाली में इसकी इकाई क्या होगी, इस पद्धति में शक्ति की इकाई फुट पाउंड प्रति सेकंड होती है। जो कार्य होता है वो फुट पाउंडल में होगा, और समय किस में होगा, सेकंड है, तो फुट पाउंड प्रति सेकंड इसकी इकाई होगी। अब मेन बात ये है कि शक्ति की व्यवहारिक इकाई क्या होती है, क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर निश्चित में। तो शक्ति की जो व्यवहारिक इकाई होती है वो हॉर्स पावर होती है, यानी एच अश्व शक्ति होती है। यानी शक्ति की जो व्यवहारिक इकाई होती है वो क्या होती है, अश्व शक्ति होती है। तो देखिए मैं शक्ति के अभी आपको शक्ति की कौन सी वाली इकाई पढ़ते हैं, शक्ति की पढ़ते हैं हम एसआई पद्धति में। कौन सी पढ़ते हैं, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में क्या होती है, शक्ति बराबर, ठीक है। देखिए हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, यानी F इंटू एस अपॉन टी होता है, ठीक है। तो देखिए बल को नाप रहे हैं हम किस में, न्यूटन में, और इसको विस्थापन को नाप रहे हैं मीटर में, और समय को सेकंड में। तो न्यूटन मीटर क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। न्यूटन मीटर क्या कहलाएगा, जूल, और सेकंड, ठीक है। जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद पढ़ते हैं अश्व शक्ति की परिभाषा। अश्व शक्ति की परिभाषा क्या होती है, 1 हॉर्स पावर क्या होता है, जब कोई मशीन 4500 किलोग्राम मीटर का मिनट कार्य करती है। यानी जब कोई मशीन 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना कार्य करे, 4500 किलोग्राम मीटर कार्य करे, तो उसे हम 1 अश्व शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 अश्व शक्ति कहते हैं। इस प्रकार अगर हम पढ़ें कि जब कोई मशीन 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कार्य करे, अगर मिनट की जगह क्या कर जाए, सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 75, क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। 75 आता है, ठीक है। तो अगर 75 मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, तो सेकंड होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 75 होगा, और अगर यहाँ पे मिनट होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 4500 ये होगा, ठीक है। तो शक्ति की व्यवहारिक क्या होती है, हॉर्स पावर होती है। देखिए हम जानते हैं शक्ति वाट में बराबर बल इंटू विस्थापन बटे समय। क्या कहलाता है, बल इंटू विस्थापन बटे समय को हम शक्ति कहते हैं। यहाँ बल न्यूटन में है, विस्थापन मीटर में है, समय किस में होता है, सेकंड में होता है। तो शक्ति की हमने अश्व शक्ति यानी क्या होती है, व्यवहारिक इकाई होती है, वो पढ़ ली। अश्व शक्ति क्या, देखिए अश्व शक्ति को पढ़ते हैं, यानी जो अश्व शक्ति क्या है, अश्व शक्ति हॉर्स पावर, यानी ये 735.5 वाट किस में होते हैं, मैट्रिक पद्धति में। जो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे, 735.5 वाट किस पद्धति में होंगे, ये आपके मैट्रिक पद्धति में यानी एमकेएस पद्धति में होंगे। और एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर यानी 746 वाट होंगे आपके किस में, ब्रिटिश पद्धति में। यानी ब्रिटिश पद्धति में एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मैट्रिक में कितना होता है और आपका ब्रिटिश में कितना होता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके बाद पढ़ते हैं एक हॉर्स पावर की, ठीक है। एक हॉर्स पावर के हम पढ़ते हैं मैट्रिक पद्धति में किस प्रकार इसके हॉर्स पावर होता है। देखिए यानी बल को किलोग्राम में नाप रहे हैं और विस्थापन को मीटर में, समय को सेकंड में, इंटू 75, ठीक है। तो हॉर्स पावर में बदल रहे हैं, ठीक है। तो हॉर्स पावर मैट्रिक में किस में बदल रहे हैं, हॉर्स पावर में, ठीक है। तो हम अगर समय किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, समय किस में दिया है, सेकंड में दिया, यानी वाट को हम किस में बदल रहे हैं, हॉर्स पावर में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, हॉर्स पावर में बदल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो बल इंटू विस्थापन बटे समय को सेकंड में, अगर समय सेकंड में लिया रहा है तो यहाँ 75 का भाग देंगे, ठीक है। अगर समय किस में दिया जा रहा है, मिनट का, समय किस में लिया जा रहा है, यहाँ पे मिनट में लिया जा रहा है, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर जो होगा, एक हॉर्स पावर जो होगा उसमें 4500 का भाग देंगे, किस में देंगे, 4500 का भाग देंगे, ठीक है। बल किलोग्राम में, विस्थापन मीटर में, समय अगर मिनट में दिया है तो 4500, क्योंकि इसको हम 75 में कितने 60 गुणा करते हैं तो ये कितना आता है, 4500 आ जाता है। तो ये दोनों मैट्रिक पद्धति में दिए हुए हैं, किस में दिए हैं, मैट्रिक पद्धति में। एक हॉर्स पावर कितना होता है, बल इंटू विस्थापन बटे समय, अगर समय सेकंड में तो 75 का भाग देंगे, ठीक है। बल इंटू विस्थापन बटे समय अगर मिनट में है तो 4500 का इसमें भाग देंगे। तो ये मैट्रिक पद्धति में दोनों ही हॉर्स पावर के सूत्र हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं
ब्रिटिश पद्धति में हॉर्स पावर के सूत्र, ठीक है। तो ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे बल को पौंड में नापते हैं और विस्थापन को फुट में नापते हैं, ठीक है, समय को सेकंड में नापते हैं। समय सेकंड में है तो यहाँ 550 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 550 का। ब्रिटिश पद्धति में जो एक हॉर्स पावर होता है वो उसमें हम 550 का भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मिनट में है तो इसमें 60 गुणा कर देते तो 33,000 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, 33,000 का, ठीक है। एक हॉर्स पावर में, ठीक है, अगर ब्रिटिश पद्धति में पढ़ते हैं मिनट में, ठीक है, तो कितने का भाग देंगे उसमें, 33,000 का। ये आपके सूत्र दिए हुए हैं, ठीक है, ब्रिटिश और मैट्रिक पद्धति दोनों सूत्र होते हैं हॉर्स पावर के, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंजन की अश्वशक्तियाँ, हॉर्स पावर ऑफ इंजन की अश्वशक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है। इंजन की निम्न अश्वशक्तियाँ होती हैं। सबसे पहले है प्रकटित अश्वशक्ति, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, IHP कहते हैं इसे, ठीक है, ये IHP के रूप में जाना था। यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है, किसी इंजन या सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति को सूचक अश्वशक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी कोई इंजन का सिलेंडर है और किसी इंजन के सिलेंडर के अंदर उत्पन्न जो शक्ति होती है उसे हम सूचित अश्वशक्ति कहते हैं, प्रकटित अश्वशक्ति कहते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है IHP बराबर प्लांट बटे 4500 मैट्रिक में, और ब्रिटिश में होता है प्लांट बटे 33,000, ठीक है। तो हॉर्स पावर को अगर हम ब्रिटिश से बदलेंगे तो 33,000 का भाग देंगे। समय किस में होगा, इसमें समय इसका होगा मिनट में और समय इसका होगा मिनट में, इसके मिनट में सेकंड समय है तो 4500 का भाग देंगे, ठीक है, और 33,000 का भाग ब्रिटिश पद्धति में इस प्रकार हम भाग देते हैं। तो यानी इंडिकेटर हॉर्स पावर के ये सूत्र होते हैं। अब इसमें P क्या होता है, L क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखिए P क्या है, सिलेंडर में दाब किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो P दिया हुआ है प्लान, ठीक है, ठीक है, P प्लान यानी ये क्या होता है, तो P क्या है, प्रेशर होता है। सिलेंडर में दाब किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक वर्ग सेंटीमीटर कितना किलोग्राम दाब होता है वो इस P को दर्शित करता है। और L स्ट्रोक की लंबाई मीटर में, ठीक है, और A सिलेंडर या पिस्टन का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, और N क्रैंकशाफ्ट के चक्र प्रति मिनट RPM, ठीक है। तो N क्या होते हैं, RPM होते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। नोट देख पढ़ लेते हैं। यदि इंजन 4 स्ट्रोक का होता है तो N के स्थान पर N/2 ले सकते हैं, ठीक है। अगर इंजन कितने का है, 4 स्ट्रोक का है तो N की जगह कितना लेंगे, N/2 लेंगे। अगर डबल एक्टिंग इंजन है, अगर कैसा है डबल एक्टिंग इंजन है तो N के स्थान पर कितना लेंगे, 2N लेंगे, क्या लेंगे, 2N लेंगे। यदि सिलेंडर में एक से ज़्यादा है, अगर सिलेंडर क्या है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, अगर सिलेंडर की संख्या कितनी है, एक से ज़्यादा है, सिलेंडर की संख्या कितनी, एक से ज़्यादा है, तो उसमें हम IHP का गुणा करते हैं, ठीक है, संख्या का गुणा IHP में कर देते हैं। जितना IHP है जितने सिलेंडर होंगे उतना ही हम IHP में गुणा कर देते हैं। अगर 2 सिलेंडर है तो दो का गुणा कर देंगे इसमें। अगर हम 3 सिलेंडर हैं तो 3 का गुणा इसमें IHP में हम कर देते हैं, ठीक है। जितने सिलेंडर की संख्या होगी उतनी हम IHP में गुणा इसका कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके सूत्र होते हैं। उसके बाद चलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है, देखिए ब्रेक हॉर्स पावर यानी ब्रेक अश्वशक्ति, ठीक है, BHP कहते हैं इसे शॉर्ट में, इसे BHP कहते हैं। किसी इंजन सिलेंडर में द्वारा पैदा की गई पूर्ण शक्ति कभी भी उपयोग में कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होती। यानी जो हम कोई इंजन सिलेंडर होता है उसमें जो पूर्ण शक्ति होती है उसे हम पूरे कार्य नहीं ले सकते। कुछ क्या होती है जो वेस्ट हो चली जाती है, जैसे घर्षण में जो इंजन के जो पार्ट होते हैं उनमें आपस में घर्षण होता है। अब घर्षण के कारण क्या होता है, कुछ अश्वशक्ति क्या होती है, उनकी खर्च हो जाती है, खराब हो जाती है। तो यानी कुछ शक्ति इंजन के गतिमान भागों के आंतरिक घर्षण में व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार किसी इंजन की वास्तविक आउटपुट, यानी घर्षण की अश्वशक्ति को हम घटा दें किस में से, सूचिक अश्वशक्ति में से, तो हमारी जो वास्तविक शक्ति है वो कितनी हमको आउटपुट दे रहा है इंजन, वही क्या कहलाएगी, ब्रेक हॉर्स पावर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंजन की जो इंजन के जो फ्लाईव्हील का जो होता है शाफ्ट, यानी जो बाहर शाफ्ट जो हम कार्य करने के लिए उपयोग लेते हैं जो अश्वशक्ति, वही क्या कहलाती है, ब्रेक अश्वशक्ति कहलाती है। तो ब्रेक हॉर्स पावर क्या होगा, प्रकटित अश्वशक्ति और क्षतियाँ। यानी क्या कर देते हैं, अगर हम उसमें से इंडिकेटर हॉर्स पावर में से जो फ्रिक्शन जो क्षतियाँ हो रही हैं, तो ठीक है, फ्रिक्शन हॉर्स पावर यानी घर्षण के कारण जो अश्वशक्ति घट रही है उसको घटा देते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी, ब्रेक हॉर्स पावर आ जाती है, ठीक है। तो ब्रेक हॉर्स पावर बराबर क्या होगा, IHP माइनस FHP, ठीक है। FHP यानी घर्षण अश्वशक्ति आती है, इंजन में घर्षण के कारण खर्च हुई अश्वशक्ति क्या कहलाती है, यानी घर्षण अश्वशक्ति कहलाती है, यानी FHP कहलाती है, ठीक है। तो ये इंजन की शक्तियों के प्रकार हैं। इंजन की एक होती है इंडिकेटर हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर और घर्षण अश्वशक्ति। उसके बाद चलते हैं यांत्रिक दक्षता, ये भी यानी बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला, ठीक है। यांत्रिक दक्षता क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सवालों के यानी जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो ये सारे सूत्र बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं, इनको याद करना, ठीक है। तो देखिए ब्रेक हॉर्स पावर तथा प्रकटित हॉर्स पावर के अनुपात को यांत्रिक दक्षता कहते हैं। यानी एक यांत्रिक दक्षता का मतलब कहने का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो दक्षता का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और दक्षता को हम किस में व्यक्त करते हैं,
प्रतिशत व्यक्त करते हैं। दक्षता का जो चिन्ह संकेत होता है वो एन होता है, नीटा होता है। क्या होता है? नीटा होता है, ठीक है। तो नीटा को हम किसी में यानी शक्ति को यानी यांत्रिक दक्षता को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा जाता है कि जैसे 80% है, 90% है। जो दक्षता होती है वो परसेंट में व्यक्त की जाती है, 80 90 जितना भी परसेंट है उसके अनुसार व्यक्त की जाती है। तो आउटपुट अपन इनपुट इंटू 100, ठीक है। तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 गुणा करते हैं इसमें, ठीक है। तो आउटपुट अपन इनपुट इंटू 100 यांत्रिक दक्षता कहलाएगा आपका प्रतिशत में। तो बीएचपी आउटपुट क्या आता है? बीएचपी यानी आउटपुट उत्पन्न शक्ति ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटर हॉर्स पावर, इंजन के सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति इंडिकेटर हॉर्स पावर, ठीक है, इंटू 100। ये इसका सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र अच्छी तरह से काम में आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यानी एनर्जी। अभी हमने पढ़ लिया, कार्य पढ़ लिया, उसके बाद हमने शक्ति पढ़ ली, उसके बाद चलते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी क्या होती है? यानी कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। यानी कार्य हम जो कर रहे हैं उसको कितनी क्षमता है हमारे अंदर, हम किसी कार्य करने को हम कितना समय तक कर रहे हैं, कितना समय तक कर रहे हैं, यानी कोई कार्य कितना समय तक किया जा रहा है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। यानी ऊर्जा क्या होती है? शक्ति इंटू समय। हमारे अंदर जितनी शक्ति होगी उतने समय तक हम कार्य करेंगे, तो शक्ति इंटू समय क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कितने भागों की ऊर्जा को कैसे बांट सकते हैं हम? शक्ति इंटू समय में बांट सकते हैं। यानी ऊर्जा होती है वो शक्ति इंटू समय होती है, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है? शक्ति इंटू समय होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा विभिन्न रूपों में उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। कितने रूप में? विभिन्न रूपों में उपलब्ध हो सकती है, जैसे वैद्युतिक, यांत्रिक, ऊष्मीय, रासायनिक, परमाणुक ऊर्जा आदि। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित अवश्य की जा सकती है। यदि ऊर्जा एक रूप से में अदृश्य हो जाती है तो दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। यही सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, वही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, ठीक है। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा का जो सूत्र होता है शक्ति इंटू समय होता है। उसके बाद चलते हैं ऊर्जा के रूप व उपयोग, ठीक है। सबसे पहले ऊष्मा ऊर्जा। तापीय इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके पिस्टन को गतिमान किया जाता है। जो तापीय जो थर्मल इंजन होते हैं, जो हमारे इंजन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करता है, हम ईंधन जलाते हैं, ईंधन जलाने से क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जो पिस्टन सिलेंडर चलते हैं, जैसे हमारा एक तरह से मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है उनमें ईंधन जलता है, वो तापीय इंजन होता है, ठीक है, तापीय इंजन होता है। और उस हीट एनर्जी को किस में बदलता है? यानी मैकेनिकल एनर्जी, जिससे हमारी मोटरसाइकिल चलती है, ठीक है। तो वो किसके माध्यम से? पिस्टन के माध्यम से, गतिमान के माध्यम से किया जाता है। और वाहन और पंप आदि को चलाने में यांत्रिक कार्य संपादित किया जाता है। तो वाहन जैसे हम चलते हैं किससे? ऊष्मा ऊर्जा से चलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा। सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करके घरों में क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है। इसे बल्ब जलाए जाते हैं और पानी गर्म किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा से भी हम क्या करते हैं? यानी जो हम बल्ब जलाते हैं और क्या करते हैं, आजकल ये सोलर सेल चल रहे हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से हम प्रकाश ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा। तेल, पेट्रोल, डीजल के दहन से प्राप्त ऊर्जा से वाहन चलाए जाते हैं। डीजल इंजन से विद्युत पैदा की जाती है, ठीक है। जो हम डीजल इंजन से क्या करते हैं? विद्युत पैदा करते हैं, जनरेटर होता है जो, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा बैटरी में एकत्रित ऊर्जा को परिवर्तित करके कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल इत्यादि को चलाया जाता है, ठीक है। जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम बैटरी के रूप में हम अगर उसको एकत्रित करते हैं तो हम उससे क्या चला सकते हैं? यानी कंप्यूटर चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, मोबाइल इत्यादि को हम उससे चलाते हैं। तो ये ऊर्जा के विभिन्न उपयोग व रूप हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले हैं यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार के रूप में। किसके चलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार के हम चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यानी यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी, यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके सब सूत्र भी यानी सवाल भी बहुत अच्छे काम क्वेश्चनों में आते हैं, सवाल भी आते हैं, इस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन से प्राप्त ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से तक ले जाता है तो वस्तु में संग के कारण, वस्तु में क्या ऊंचाई के कारण, वस्तु में स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। कोई वस्तु है h ऊंचाई से गिरा रहे हैं यहाँ से हम, ठीक है। अब h ऊंचाई से गिराते हैं तो वो कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें यानी उसकी वस्तु में स्थिति यानी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण क्या ऊर्जा? जैसे हम पानी की टंकी होती है, ऊपर है टंकियाँ होती हैं, उनमें पानी भरा होता है तो उनमें स्थित ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्थित ऊर्जा, क्योंकि वहाँ स्थिर हैं वो, ठीक है। और जब पानी को जब हम वहाँ से प्रेशर से भेजते हैं तो वो कितना स्थित ऊर्जा के कारण पानी बहता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m मतलब वस्तु का द्रव्यमान होगा, g गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, h क्या होगा? ऊंचाई होगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यानी जब यानी m द्रव्यमान की वस्तु को हम ऊपर से गिराएंगे तो क्या होगा? वो g लगेगा और कितनी ऊंचाई पे से गिरा रहे हैं? h। तो इसका जो सूत्र होता है mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है, ठीक है।
तो, तो इसका सूत्र क्या होगा, mgh होगा, ठीक है। mgh किस में होगा, जूल में होगा, mgh जूल, क्योंकि यानी जो कार्य का मात्रक होता है वही किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है, जूल होता है। ऐसा ही बताइए में कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। m इंटू एच किलोग्राम मीटर में, ठीक है। अगर हम इसको m को किलोग्राम में ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, m इंटू एच सूत्र आएगा, ठीक है, जी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं m वस्तु का द्रव्यमान है किलोग्राम में, जी गुरुत्वाकर्षण है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। h ऊंचाई किस में दे रखी है, मीटर में, ठीक है। ये आपकी स्थित ऊर्जा होती है। उसके बाद चलते हैं स्थित ऊर्जा के उदाहरण। ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु में स्थित ऊर्जा विद्यमान होती है, क्योंकि इसे भूतल पर गिरने जाए तो यह कार्य कर सकती है, ठीक है। जो हमारी ओवरहेड टंकी होती है उनमें कार्य करने की क्षमता कैसे होती है, क्योंकि वो ऊपर स्थित होती हैं, उनमें स्थित ऊर्जा होती है, ठीक है। धरातल से ऊंचाई पर स्थित जल, ठीक है, ओवरहेड टंकी में दबाई गई गैस और घड़ी में लिपटी हुई स्प्रिंग, इनमें कौन सी होती है, स्थित ऊर्जा होती है। स्थित ऊर्जा के उदाहरण होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसके गति के कारण विद्यमान ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। नाम से मालूम पड़ रहा है, यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी, किसी वस्तु में अगर हम गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। m वस्तु का द्रव्यमान होता है, v यहाँ वस्तु का वेग होता है। तो वेग कारण उत्पन्न ऊर्जा है, ठीक है। किसी वस्तु गति कारण विद्यमान ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो mv अगर mv स्क्वायर अगर ये जी के कारण हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन 2g, यानी 1/2 m, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन ये जी का और इसमें गुणा भाग देते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा किसका, यानी गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार, ठीक है। m वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में, वस्तु की गति मीटर प्रति सेकंड में, और गुरुत्वीय त्वरण यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का मेन सूत्र होता है, ये होता है आपका 1/2 mv स्क्वायर होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। अगर इसको हम गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वीय कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, किसके कारण, कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है और गुरुत्व के कारण उत्पन्न ऊर्जा हो रही है, तो उसमें हम जी का भाग दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यानी गतिज ऊर्जा का उदाहरण। गतिमान रेलगाड़ी में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। जो रेलगाड़ी होती है उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि यह किसी वस्तु को धकेलकर या खींचकर अपनी गति के कारण कार्य कर सकती है। बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा, चलती हुई हवा गतिज ऊर्जा, दौड़ती हुई बांस में क्या होती है, बांस में गतिज ऊर्जा होती है, और घूमता हुआ पहिया इसमें क्या होती है, जो गति कारण उत्पन्न ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं विद्युत शक्ति और ऊर्जा क्या होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्युत यांत्रिक में शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत में जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। और यांत्रिक में जो विद्युत जो यानी जो हम करते हैं शक्ति का मात्रक यांत्रिक में उसका होता है हॉर्स पावर में, ठीक है। तो विद्युत में इसका जो मात्रक होता है शक्ति का वो क्या होता है, वाट होता है, लेकिन हॉर्स पावर किस में होता है, यांत्रिक पद्धति में होता है, ठीक है। जो वोल्टेज और करंट का गुणनफल होता है, ठीक है। जो विद्युत शक्ति है, जो विद्युत शक्ति है पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है, वो किसका होता है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और जो करंट है उन दोनों क्या होता है, गुणनफल कहलाता है, ठीक है। वोल्टेज और करंट का गुणनफल क्या कहलाएगा, वोल्टेज और करंट का गुणनफल क्या कहलाएगा, यानी विद्युत शक्ति कहलाएगा। ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता है तथा शक्ति कार्य करने की दर को कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, यानी कैपेसिटी क्या कहलाती है, कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसे हम ऊर्जा कहेंगे। और जो शक्ति यानी कार्य करने की दर, यानी कितना एक समय में हम इकाई समय में कितना कार्य कर रहे हैं, जो दर होगी वो कहलाएगी आपकी शक्ति कहलाएगी, ठीक है। ऊर्जा की इकाई जूल है तथा शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। ऊर्जा शक्ति और समय गुणनफल होता है, ठीक है। शक्ति को हम कितने समय तक यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। और विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटे यानी किलोवाट आवर होता है, जिसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक जो मात्रक होता है, व्यवहारिक यूनिट होती है, वो क्या होती है, यूनिट होती है, जिसे हम किलोवाट आवर कहते हैं, ठीक है। किलोवाट विद्युत शक्ति और घंटा समय का गुणनफल है, ठीक है। किलोवाट विद्युत शक्ति है यहाँ पर, ठीक है, और घंटा किसका, समय का गुणनफल है, ठीक है। तो यानी शक्ति क्या होती है, शक्ति इंटू समय, तो ये शक्ति क्या है किलोवाट में, ठीक है, और घंटे क्या है समय, तो शक्ति इंटू समय गुणनफल क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा। तो जो विद्युत ऊर्जा है, जो विद्युत ऊर्जा को हम किस में व्यक्त करते हैं, किलोवाट घंटे में, और विद्युत शक्ति को हम किस में व्यक्त करते हैं, यानी वाट में। जो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक हो वो क्या कहलाएगा, वाट कहलाएगा। लेकिन विद्युत शक्ति की विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या कहलाएगा, किलोवाट आवर, यानी क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। वाट शक्ति यानी वाट क्या होगी, यानी जो शक्ति होगी उसको हम वाट में व्यक्त करेंगे। वोल्टेज इंटू करंट, यानी वोल्टेज इंटू करंट, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। और शक्ति इंटू समय क्या कहलाएगा, शक्ति इंटू समय क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगी, जिसे हम जूल में व्यक्त करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट घंटे होते हैं। 1000 वाट घंटे को हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर कहते हैं, ठीक है। एक अश्व शक्ति में 735.5 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में 735.5 वाट किस में होते हैं, आपके होते हैं मैट्रिक में, और 740 होते हैं आपके ब्रिटिश पद्धति में, ठीक है, एपीएस पद्धति में। उसके बाद पढ़ते हैं प्रतिरोध बल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है,
यदि कोई वस्तु गतिमान है और उसे रोकने के लिए F बल लगाया जाता है तो वह वस्तु s दूरी पर जाकर रुकती है। कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसको हमें रोकना है, तो ब्रेक लगाकर रोकते हैं तो वो कुछ दूरी पर जाकर रुकती है। तो ठीक है, अब कुछ दूरी पर जो रुकती है तो वो किसके बराबर होगी, जो प्रतिरोध बल होगा, प्रतिरोध बल इंटू दूरी, जो बल लगाएंगे और बल के कारण वो कुछ दूरी पर रुकता है, वो किसके बराबर होगा, जो उसमें गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, जो गति ऊर्जा के कारण तो चल रही है। ठीक है, तो यानी जो प्रतिरोध बल इंटू जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है, तो प्रतिरोध बल इंटू दूरी बराबर गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। तो प्रतिरोध बल कैसे निकाल लेंगे, प्रतिरोध बल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv² अपॉन ठीक है एस आ जाएगा, इसमें एस का भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रतिरोधी बल का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रतिरोधी बल कैसे हो रहा है, हम गुरुत्वीय त्वरण में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका 1/2 mv², ठीक है, ये गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, अपॉन 2s होगा और उसकी जगह g का और इसमें हम भाग दे देंगे तो ये इसका आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। g का मान कितना होता है, 9.8 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने आज यानी क्या पढ़ा, हमने कार्य शक्ति और ऊर्जा के पूरे बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम अगला जो नेक्स्ट चीज़ में हम इनके क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनको कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है।